नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेशन केवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन मन से जिसका जो लक्ष्य होगा उसी हिसाब से तैयारी में लगे होंगे। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में देखा कि कैसे आदिमानव लोग पत्थरों का औजार बनाते थे, फिर उससे जानवरों का शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने आग की खोज कर ली। फिर जो मांस वो पहले कच्चा खाते थे या फल फ्रूट, उसको पकाकर खाने लगे। औजारों के माध्यम से लोग खेती करना सीख गए। फिर धीरे धीरे घर बनाना शुरू कर दिए। इसी तरह एक लंबी यात्रा हम लोगों ने पिछली की क्लासों में तय की। अब हम चैप्टर 4 पर आते हैं। ठीक है, इसमें अब बात की गई है आरंभी नगर की। यहाँ पुराने भवनों का संरक्षण लिखा है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिससे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? फिर दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी जो पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। फिर हड़प्पा की कहानी आइए देखते हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसे विकसित हुई। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। कब? 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब जो इंजीनियर लोग जुटे थे, तब अचानक उनको वहाँ एक हड़प्पा जो पूरा स्थल था वो उन लोगों को प्राप्त हुआ या मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा स्थान मिला था वो अभी आधुनिक में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। फिर यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। हमारी जो हड़प्पा की सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पर जब लोग लाइनें जब पंजाब में बिछा रहे थे, तो जो हड़प्पा का पूरा स्थल मिला, वहाँ से लोग जो ईंटें थी उसको सब उजाड़ के अपने वहाँ उसमें प्रयोग में करने के लिए ले गए, जिससे जो इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो नगरीय सभ्यता थी, उसकी विशेषता क्या थी? फिर इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। जो निचला वाला हिस्सा था उसको निचला नगर कहा, और जो पुरातत्वविदों जो ऊंचाई वाला भाग था उसको नगर दुर्ग कहा। फिर दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अगर आपसे पूछ ले कोई कि जो दीवार थी वो
कैसे ईंटों की बनी होती थी, तो पक्की ईंटों की बनी होती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। आप यहाँ देख लीजिए कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जो नगरीय सभ्यता थी वो पाकिस्तान में ज़्यादातर, पंजाब, फिर सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिस पे काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। जब खुदाई हुई तो मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से चित्र बने थे, फिर पत्थर के बाट वगैरह मिले, फिर मोहरे मिली, मनके, तांबे आदि उपकरण जो है मिले। चलिए आगे चलते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, ठीक है, जिसको हम स्नानागार कहते हैं, ठीक, कि जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अगर पूछा जाए कि जो महान स्नानागार या जो तालाब था वो कैसे बना था, तो ईंट और प्लास्टर का उसमें इस्तेमाल हुआ था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। दोनों तरफ से उतरने के लिए, मतलब जब स्नान के लिए जाते थे तो उसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। फिर शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसे हम आजकल देखते हैं कि जैसे मेला वाला होता है, तो स्नान इसीलिए पहले भी जो है जब विशिष्ट नागरिक थे या विशिष्ट जब अवसर आता था तब इस पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? हमें अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। चलिए ये देखिए, ये स्नानागार है, बीच में आप देख लीजिए। ये स्नान के लिए ये किधर से जीना लगा है और ये किधर से लगा है। ये जो है स्नान करने के लिए, फिर इसके चारों तरफ एक कमरे बने हैं। ये कमरे बने हैं, जो टूट गई इमारतें, ठीक है। चलिए फिर भवन, नाले और सड़कें कि कैसे भवन बने होते थे, कैसे नाले और सड़कों का निर्माण किया जाता था, ठीक। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ढलान इसलिए होती थी कि जो पानी था वो आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। ये देखिए, ये बना है, ठीक है। चलिए फिर नगरीय जीवन कैसा था? नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे।
इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्या होते थे अगर पूछा जाए तो लिपिक भी नगरों में पाए जाते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई हैं वो जो है नष्ट हो गई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, जैसे आज लोग यात्राएं करते हैं उसी तरह पहले भी लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। ठीक है, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए, ये क्या बोलते हैं, ये देखिए कुआं बना हुआ है, ये कुआं है, ठीक है। ये नालियाँ हैं, ये नालियाँ हैं, देख सकते हैं आप। ये नालियाँ हैं, ठीक है, ये कुआं है। फिर सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, ये कुआं है और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये नाला है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ये मुहर है, ये मोहरे आप देख रहे हैं सामने, ये मोहरे हैं, ठीक है, ये मोहरे हैं। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ये खिलौने हैं पक्की ईंटों पर, और ये मोहरे, ठीक है। फिर नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा नगरों से। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थीं। जो हमें अधिकतर वहाँ चीज़ें मिली हैं वह पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी, ठीक। फिर तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। ये देखिए ऊपर ये बाँट है पत्थर का, ऊपर देखो ये पत्थर के बाँट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चढ़ पत्थर से बनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि जो बाँट थे ये किस पत्थर से बनाए जाते थे तो ये चढ़ पत्थर से बनाए जाते थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कनीलिया पत्थरों से बनाए गए, जैसे ये, ठीक है। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाईं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखिए, ये है वहाँ से। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अगर कोई कहे कि कपास की खेती कहाँ होती थी तो मेहरगढ़ में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फिर आगे देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। देखो एक मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, ऊपर आपने देखा है,
और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इस काम में दक्ष थे, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें जो है दक्ष थे। ये फेयंस, ये मतलब एक वो होगा जो है शंख टाइप का है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जो फेयंस था उससे मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कि कच्चे माल की खोज में जो लोग थे वो कच्चे माल की खोज कहाँ से करते थे? कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो कपास में वहाँ में हरगढ़ से मतलब मिला और उसको कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? आज के राजस्थान से जो तांबा होता था उसका जो आयात करते थे वो लोग आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। राजस्थान के अलावा हम पश्चिमी एशियाई देश यानी कि ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा किससे बनता था? तांबे और टिन से। तो तांबा हमें राजस्थान से प्राप्त होता था और टिन जो है हम ईरान या अफगानिस्तान से लाते थे और उसको मिक्स करके क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। फिर सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का जो आयात हम करते थे वो कर्नाटक और जो बहुमूल्य पत्थर था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये देख लीजिए बने हैं, ठीक है। फिर नगरों में रहने वालों के लिए भोजन इस तरह के जो है रखते थे, ठीक। फिर लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये इतना जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से अनाज उगाते थे? तो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। जो हड़प्पा काल था उस समय जो हल थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं, ये हल है लकड़ी का। किसका हल है? लकड़ी का। क्योंकि प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों का चारा
को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना होता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। फिर गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन जो नगर है उसका हम यहाँ सूक्ष्मता से एक बार निरीक्षण करेंगे, यानी कि देखेंगे। कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ पे? कच्छ। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। लोथल किस नदी के किनारे बसा था? साबरमती की एक नदी थी, उसी के किनारे बसा था। ये ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंद मिले हैं। ये लोथल बंदरगाह के बारे में है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये देखिए, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। यहाँ एक इमारत मिली है। कहाँ पे? लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। फिर मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या? ठीक है, यहाँ लिखा है कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जो कच्चा माल होता था उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम जो माल होता था उस पर मोहर का प्रयोग करते थे। इसका मोहर का। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। जो थैला होता था उसके मुहाने को गीली मिट्टी से पोत दिया जाता था, फिर उस पर जो है मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। मोहरबंदी किसे कहते हैं? मोहर की छाप को। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। आज भी आप देखते हैं जो मोहर है प्रयोग किया जाता है। फिर सभ्यता के अंत का रहस्य, जो हड़प्पा की सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ, उसका रहस्य क्या था? कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। 2900 साल पहले जो लोग थे वो अचानक इस नगर को छोड़ के कहीं चले गए। कोई कारण रहा होगा, कोई जलवायु कारण रहा होगा, जिससे जो लेखन और मुहर और बाटे थे उनका प्रयोग बंद हो गया। फिर दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। यानी कि
जो जलवायु व्यवस्था थी वो धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो गई और जो चारागाह वगैरह सब नष्ट हो गए वहाँ पे। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम 6 और 9 अध्याय में पढ़ेंगे। कि अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। अगर एटलस आपके पास होगा तो मिस्र ढूंढना। मिस्र देश है कि जो नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ये देख लीजिए। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जो मकबरे इन्होंने बनवाए उन्हें हम आज किस नाम से जानते हैं? पिरामिड नाम से। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य, हथियार और जानवर शामिल हैं। पहले लोगों की मान्यता थी कि जो आदमी की मृत्यु होती थी तो जो खाता पीता था तो मान्यता थी कि यहाँ ऊपर जाते हैं तो भी वहाँ उसका जो है यूज हुआ होता। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं की इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? कल्पना करो। चलिए, ये चैप्टर समाप्त हो गया यहीं पे। ठीक है, कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे जिसमें हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही। हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, और धीरे धीरे हम NCERT सारी कवर करेंगे। अभी चैप्टर 4 पूरा हुआ हमारा, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 5 हम कल देखेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार साथियों, धन्यवाद।